आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव से पहले शरद पवार और उनके गुट को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार को खड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग वाली याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया है। यानी महाराष्ट्र चुनाव में अजीत पवार गुट खड़ी सिंबल पर वोट मांग सकेंगे। आपको बता दें कि एनसीपी शरद पवार गुट ने 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर खड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी और अब याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव में अजीत पवार गुट खड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन उन्हें डिस्क्लेमर भी लगाना होगा। अदालत ने कहा कि अजीत पवार गुट घड़ी चिन्ह के साथ कोर्ट में विचाराधीन डिस्क्लेमर लगाने के आदेश का पालन करने को लेकर एक एफिडेविट भी देंगे। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने अजीत पवार की एनसीपी को असली पार्टी मानते हुए उन्हें खड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया था, जिसके बाद शरद पवार गुट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। कनाडा से वापस बुलाए गए भारत के उच्चायुक्त संजय वर्मा ने कनाडा के व्यवहार को बेकार बताते हुए कहा कि भारत की पीठ में छुरा घोंपा गया और एक ऐसे देश द्वारा सबसे गैर पेशेवर तरीके से व्यवहार किया गया जिसे एक मित्रवत लोकतंत्र माना जाता है। आपको बता दें कि निज्जर हत्याकांड मामले के संबंध में वर्मा को पिछले सप्ताह मामले की जांच में हितधारक व्यक्ति घोषित किया गया। इस बीच कनाडा द्वारा आगे की कार्रवाई करने से पहले नई दिल्ली ने वर्मा और 5 अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया। वर्मा ने पीटीआई भाषा को दिए इंटरव्यू में कहा कि यह बहुत खराब स्थिति है। द्विपक्षीय संबंधों के प्रति यह सबसे गैर पेशेवर दृष्टिकोण है। किसी देश के शीर्ष दूत और अन्य राजनयिकों से पूछताछ करने की बजाय एक राजनयिक के हाथ में कूटनीतिक उपकरण उपलब्ध होते हैं, उन उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकता था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में भारतीय सेना के चाणक्य डिफेंस डायलॉग के दूसरे संस्करण को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के साथ कुछ क्षेत्रों में अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर बातचीत में शामिल रहे हैं। वार्ता के बाद समान और आपसी सुरक्षा के सिद्धांतों के आधार पर जमीनी स्थिति को बहाल करने के लिए व्यापक सहमति हासिल की गई है। प्राप्त सहमति में पारंपरिक क्षेत्रों में गश्त और चराई शामिल है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि यह निरंतर बातचीत में संलग्न होने की शक्ति है, क्योंकि जल्द ही या बाद में समाधान सामने आएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पिछले सप्ताह पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रीय राजधानी की अपनी पहली यात्रा के दौरान आज गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। ऐसे में अब्दुल्ला के अपने मंत्रिमंडल द्वारा पारित एक प्रस्ताव सौंपे जाने की उम्मीद है, जिसमें केंद्र से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि विवादों और मतभेदों को बातचीत और कूटनीति से सुलझाया जाना चाहिए और एक बार समझौते पर पहुंच जाने के बाद उनका ईमानदारी से सम्मान किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने रूस के कजान में ब्रिक्स आउटरीच सत्र में प्रधानमंत्री मोदी का प्रतिनिधित्व करते हुए यह टिप्पणी की। जयशंकर ने कहा कि हम कठिन परिस्थितियों में मिलते हैं। दुनिया को लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों पर नए सिरे से सोचने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी यह सभा एक संदेश है कि हम वास्तव में ऐसा करने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फंड जारी करने के लिए पंचायत कर्मचारी को आज गुरुवार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। लोकायुक्त पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस को शिकायत मिली थी कि अजयपुर जनपद पंचायत के रोजगार सहायक राधेश्याम प्रजापत ने प्रधानमंत्री आवास योजना फंड की दूसरी किस्त जारी करने के लिए राजू लाल अहिरवाल से 10,000 रुपए की मांग की थी। पुलिस उपाधीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने जाल बिछाया और प्रजापत को 5,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में नियंत्रण कक्ष आज रात चक्रवात दाना के संभावित लैंडफॉल होने से पहले स्थिति की निगरानी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक 1,59,837 लोगों को सुरक्षित निकाला और शिफ्ट किया।
और इसके अलावा 83,537 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया है। दाना चक्रवाती तूफान के गुरुवार को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के समुद्री तट से टकराने की आशंका है। इसको देखते हुए दोनों राज्यों का प्रशासन तैयारियों में जुटा है। दाना तूफान पर ओडिशा में भारतीय मौसम विभाग की निदेशक मनोरमा मोहंती ने जानकारी देते हुए कहा कि दाना तूफान ने पिछली रात एक घातक चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया है और यह पिछले 6 घंटों से उत्तर पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। मनोरमा मोहंती ने बताया कि दाना तूफान अभी ओडिशा के पाराद्वीप से 260 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर है और इसके उत्तर पश्चिम में उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ने की आशंका है। दाना तूफान गुरुवार देर रात को तट से भयंकर चक्रवाती तूफान के रूप में टकरा सकता है और इस दौरान उसकी रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दाना चक्रवाती तूफान के मद्देनजर पश्चिम बंगाल सरकार ने 9 जिलों के तमाम स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है। वहीं जिला प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है और पहले से समुद्र में गए मछुआरों को वापस बुला लिया गया है। इसके अलावा तटीय इलाकों में माइक के जरिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओडिशा के मशहूर पर्यटन स्थल पुरी से मंगलवार को पर्यटकों को बाहर निकाल लिया गया और पहले से बुकिंग कर चुके पर्यटकों को पुरी आने से मना कर दिया गया। राज्य में 23 से 25 अक्टूबर तक 14 जिलों के सभी स्कूल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अखिलेश यादव द्वारा सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान करने के बाद अब कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि आज मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक तनाव में और जिस लक्ष्य के साथ इंडिया गठबंधन का गठन किया गया था, जिस तरह से हमने लोकसभा चुनाव लड़ा, हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जीतने में मदद करेगी। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और सेबी के अन्य अधिकारियों ने आज गुरुवार को लोक लेखा समिति यानी पीएसी के सामने पेश होने में असमर्थता व्यक्त की, जिसके बाद पीएसी के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और अन्य अधिकारियों के बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताने के बाद गुरुवार को होने वाली बैठक को टाल दिया गया है। आपको बता दें कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग के माधवीपुरी बुच पर लगाए गए आरोपों के बाद सेबी प्रमुख को संसदीय समिति पीएसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने पत्रकारों को बताया कि आज सुबह 9:30 बजे हमें सेबी अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की तरफ से यह सूचना मिली थी कि निजी कारणों की वजह से वह दिल्ली नहीं आ पाएंगे। इसीलिए एक महिला की तरफ से किए गए निवेदन को देखते हुए समिति ने किसी और दिन बैठक करने का निर्णय लिया है। अब लोक लेखा समिति की बैठक टाले जाने के बाद इसके सदस्य और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने केसी वेणुगोपाल पर अपनी मर्जी से फैसला लेने का आरोप लगाया है। रविशंकर ने कहा है कि लोक लेखा समिति के अन्य सदस्य, जिसमें बीजेपी के सहयोगी दल के सदस्य भी शामिल हैं, उन्होंने केसी वेणुगोपाल के बर्ताव के खिलाफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास जाने की बात कही है। भाजपा सांसद ने कहा कि यह बहुत बड़ा मुद्दा है। उनके शब्द स्वतः संज्ञान वाले निर्णय थे। आपने कैसे निर्णय लिया? पीएसी का काम सीएजी रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना है। हमें विश्वसनीय स्रोतों से यह भी जानकारी मिली है कि सीएजी रिपोर्ट में सेबी पर कोई पैराग्राफ नहीं है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा में अस्थायी विदेशी कर्मचारियों की संख्या कम की जाएगी। जस्टिन ट्रूडो ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हम कंपनियों के लिए कड़े नियम लेकर आ रहे हैं, जिसमें उन्हें यह बताना होगा कि वह पहले कनाडा के कर्मियों को काम पर क्यों नहीं रख सकती हैं। आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव की स्थिति बनी हुई है और इस बीच कनाडाई प्रधानमंत्री का ये बयान रिश्तों में खटास को और बढ़ा सकता है। दरअसल भारत के पंजाब सहित अन्य राज्यों से काफी संख्या में लोग काम करने के लिए कनाडा जाते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री के इस कदम से उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
कनाडा में भारत से लाखों की तादाद में छात्र पढ़ाई करने जाते हैं। दिसंबर 2023 के भारत के विदेश मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार कनाडा में भारत के 2,30,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा 18 लाख भारतवंशी कनाडा के नागरिक हैं और 10 लाख भारतीय कनाडा में रहते हैं। तुर्की की सरकार ने कहा है कि उनकी सेना ने बुधवार रात को इराक और सीरिया में कुर्द चरमपंथी संगठन पीकेके के ठिकानों पर हमले किए हैं। बता दें कि तुर्की ने कल अंकारा में हुए हमले के लिए इसी संगठन को जिम्मेदार ठहराया था। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई थी। पीकेके को तुर्की एक आतंकवादी संगठन मानता है और इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को तुर्की की राजधानी अंकारा से करीब 40 किलोमीटर दूर सरकारी एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज पर हमला हुआ था, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी जबकि 22 लोग घायल हुए थे। तुर्की ने इस हमले का आरोप कुर्दिश संगठन पीकेके पर लगाया था। हमले के कई वीडियो भी सामने आए थे जिसमें 2 बंदूकधारी एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के प्रवेश द्वार के पास गोलियां चलाते देखे गए थे। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली थी। वहीं तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि जवाबी हमले में आतंकवादियों के कुल 32 ठिकानों को सफलतापूर्वक तबाह कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई बदलाव किए जाने के कुछ दिनों बाद, जिसमें लेडी जस्टिस की प्रतिमा का पुनः डिजाइन भी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस कदम पर सवाल उठाया है। पुरानी प्रतिमा में पारंपरिक रूप से आंखों पर पट्टी बंधी महिला को दर्शाया जाता था, लेकिन अब नई प्रतिमा में उसकी आंखें खुली हुई हैं। आपको बता दें कि भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जिन्होंने इस कदम का नेतृत्व किया था, को अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा है जिसमें एक तरफा निर्णयों पर आपत्ति जताई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने पाया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिना बार से सलाह लिए अपने प्रतीक चिन्ह में बदलाव, लेडी जस्टिस की प्रतिमा में बदलाव जैसे कुछ क्रांतिकारी बदलाव एक तरफा तरीके से किए हैं। आगे कहा गया है कि न्याय प्रशासन में हम समान रूप से हिस्सेदार हैं, लेकिन जब ये बदलाव प्रस्तावित किए गए तो कभी हमारे ध्यान में नहीं लाए गए। हम इन बदलावों के पीछे के तर्क से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।